हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में पेजेस नंबर 10 मतलब अनसीन पेजेस को हम हल कर रहे हैं, जिसमें आज पैराग्राफ नंबर 10, 11, 12, 13, 14 सभी को हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आल्दो स्पीच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यद्यपि भाषण जो है ये कम्युनिकेशन का सबसे एडवांस फॉर्म माना जाता है, रूप माना जाता है। देर आर मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विदाउट यूजिंग स्पीच, मतलब बिना स्पीच का प्रयोग किए भी हम कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग हो जाती है ना। जैसे सिग्नल्स के द्वारा, साइंस के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, जेस्चर के द्वारा, है ना। ये संकेत हैं सब, ठीक है। सिंबल मतलब प्रतीक होता है, संकेत होता है। सिग्नल देना जैसे हाथ हिलाकर। जेस्चर मतलब बॉडी जेस्चर का अर्थ होता है शारीरिक अंगों के द्वारा इशारा करना, है ना। मे बी फाउंड इन एवरी नॉन कल्चर, और हर संस्कृति में, हर कल्चर में ये पाए जाते हैं। द बेसिक फंक्शंस ऑफ सिग्नल इज़ टू इम्पिंग अपॉन द एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट अटेंशंस। अब वातावरण में इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। किस में? अ वे दैट इट अट्रैक्ट्स अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द डॉट्स एंड डैसेस ऑफ ए टेलीग्राफ सर्किट। जैसे हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम डॉट लगाएंगे, जैसे फुल स्टॉप, है ना, डॉट लगाएंगे या डैश लगाएंगे। तो डैश क्या होता है? योजक चिन्ह, है ना। जैसे हमने लिखा है माता डैश पिता, ठीक है। या फिर जैसे हम लिख रहे हैं कोई लाइन यहाँ पर, पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कोई सा शब्द है तो उसके आगे हम डैश लगा देंगे ताकि ये इसका पता लगे कि आगे और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डॉट्स एंड डैशेस ऑफ ए टेलीग्राफ सर्किट कोडेड टू रिफर स्पीच। द पोटेंशियल फॉर कम्युनिकेशन इज वेरी ग्रेट, adaptable to the codification of words. Signs also contain meaning in and of themselves. A stop sign, for example, convey meaning quickly and conveniently. Symbols are more difficult to describe than either signals or signs because of their intricate relationship with the receiver culture perceptions. यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, है ना। तो इनको आप नोट भी करते जाइएगा। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल शब्द आया है, तो पोटेंशियल का यहाँ पर अर्थ होता है संभाव्य, ठीक है। एडाप्टेबल यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग होता है बदलने योग्य या फिर नई परिस्थिति के अनुकूल बदलना, ठीक है। कन्वीनियंटली का अर्थ होता है सुविधापूर्ण या सुविधा से, है ना, सुविधापूर्ण तरीके से, ठीक है। तो इन सुविधापूर्ण तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है जिससे कि मैसेज कन्वे हो जाता है ना। मतलब संदेश एक से दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जैसे सिग्नल के द्वारा, हाथ हिलाने के द्वारा, हाथ मिलाने के द्वारा। सिम्बल्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। अब सिम्बल्स को डिस्क्राइब करना, इसका वर्णन करना थोड़ा कठिन है देन आइदर सिग्नल्स एंड साइंस, है ना, सिग्नल देने के या फिर संकेत देने की तुलना में। बिकॉज ऑफ देयर इंट्रीगेट रिलेशनशिप। इंट्रीगेट का अर्थ होता है पेचीदा, जटिल। रिलेशनशिप मतलब संबंध। विद द रिसीवर्स। रिसीवर्स मतलब जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, जिसको आप संकेत दे रहे हैं। इन सम कल्चर्स अपलोडिंग इन थिएटर प्रोवाइड्स परफॉर्मर्स विद द ऑडिटरी सिंबल ऑफ अप्रूवल। जैसे आप किसी थिएटर में हैं और वहाँ पर अपलोडिंग कर रहे हैं। अपलोडिंग का अर्थ होता है जैसे ताली बजाना, चिल्लाना, है ना, उसकी प्रशंसा में, है ना। तो वो परफॉर्मर के लिए एक अप्रूवल है, अप्रूवल, सिंबल ऑफ अप्रूवल माना जाता है। जेस्चर सच एज वेविंग। जेस्चर का अर्थ होता है शारीरिक अंगों द्वारा इशारा करना, जैसे वेविंग मतलब हाथ हिलाना, हैंड शेकिंग हाथ मिलाना। आल्सो कम्युनिकेट सर्टेन कल्चर्स मैसेजेस। ये भी संदेश पहुंचाने के तरीके हैं। आल्दो सिग्नल्स, यद्यपि सिग्नल्स, साइंस, सिम्बल्स एंड जेस्चर्स आर वेरी यूजफुल। हालांकि ये उपयोगी होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। दे डू हैव ए मेजर डिसएडवांटेज। दे यूजुअली डू नॉट अलो आइडियाज़ टू बी शेयर्ड विदाउट द सेंडर
being directly adjustment to the receiver। एडजेसेंट का अर्थ होता है किसी के निकट होना, मतलब रिसीवर और सेंडर दोनों यदि नज़दीक रहेंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एज द रिजल्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड एक्सटेंडेड पीरियड्स और बेस्ड अपॉन स्पीच। जैसे दूर से किसी को मैसेज पहुंचाना हो, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस से, तो इसीलिए रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन का फिर आविष्कार हुआ, है ना। इंटेंट का अर्थ होता है आविष्कार करना। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में हम उसको स्टोरी से रिलेट करेंगे तो आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर हम लगा देंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू द पेजेस व्हाट इज अ सिग्नल, पैराग्राफ के अनुसार सिग्नल क्या है, तो सिग्नल है अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू डिस्क्राइब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो स्पीच इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पेजेस। पैराग्राफ के लिए टाइटल कौन सा सही है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। मेरे ख्याल से ये सही है, लेकिन जो जैसे बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मार्केट में जो परीक्षा, ये क्या बोलते हैं इसको, आपको प्रश्न बैंक आई है उसमें, तो उसमें मैंने कहीं से उसको मैच किया है तो साइंस एंड सिग्नल दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वर द टेलीफोन रेडियो एंड टीवी इन्वेंटेड, कि इनका आविष्कार क्यों हुआ, तो पीपल वांटेड टू कम्युनिकेट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूर से वो कम्युनिकेट करना चाहते थे। जैसे हम कहते हैं ना दूरदर्शन, दूरदर्शन का अर्थ होता है दूर से दर्शन, जैसे दिल्ली से समाचार हम सुनते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस पेजेस एक्सप्लेन दैट। ऑप्शन नंबर डी है, डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। पेजेस नंबर 11 है, एन अर्थक्वेक कम्स लाइक ए थिफ इन द नाइट। अर्थक्वेक का अर्थ होता है भूकंप। क्या होता है, भूकंप। तो ये जो पैराग्राफ है ये भूकंप के ऊपर और भूकंप की तीव्रता को नापने के जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटेड ये पैराग्राफ है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं और आज मॉडर्न टाइम में किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो एन अर्थक्वेक कम्स लाइक ए थीफ इन द नाइट। थीफ मतलब चोर। भूकंप इस तरह से आता है जैसे कि कोई चोर रात्रि को आता है, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी के। इट वॉज नेसेसरी, यह जरूरी है, देयर फॉर टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट दैट नाइदर स्लम्बर्ड नॉट स्लेम्ड। देयर फॉर मतलब इसलिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, साधनों की आवश्यकता है कि वो ना तो गहरी नींद में रहे और ना ही सोएं। स्लम्बरिंग का अर्थ होता है गहरी निंद्रा, नींद। सम डिवाइसेस वर क्वाइट सिंपल, कुछ जो डिवाइसेस हैं, जो युक्तियां हैं, साधन हैं, वो सामान्य हैं। वन फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, कंसिस्टेड ऑफ रोड्स ऑफ वेरियस लेंथ्स एंड थिकनेसेस विच वुड स्टैंड अप ऑन एंड लाइक 9 पिंस। अब 9 पिंस क्या होता है, 9 पिंस एक क्या होता है, गेम होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ऐसा एक प्लेटफॉर्म रहता है और वहाँ पर पीछे बहुत सारी बॉटल्स जमी हुई रहती है, और कोई एक व्यक्ति आकर अपने हाथ में एक बड़ी सी बॉल लेता है और उसको, इस बॉल को ऐसे फेंकता है और सारी बॉटल्स वो गिराता है। तो ये जो गेम होता है इसको बोलते हैं 9 पिंस। ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस इस 9 पिंस की तरह होती हैं। व्हेन ए शॉक कम्स इट शुक्स द रिजिड टेबल अपॉन विच दीज स्टूड, मतलब जैसे ही भूकंप आता है, सेक मतलब होता है हिलाना, शुक मतलब हिलना, इसकी सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही भूकंप आता है और वो टेबल हिलती है, अब टेबल हिलती है तो जो बोतल्स जमी हुई हैं वो गिरती है। इफ़ इट वर जेंटल ओनली द मोर अनसस्टेबल रोड्स फेल, यदि सामान्य भूकंप आता है तो जो अनसस्टेबल हैं, अनसस्टेबल का अर्थ होता है अस्थायी, मतलब जो दृढ़ता के साथ जमी हुई नहीं है वो गिर जाती हैं। इफ़ इट सेवेयर देन ऑल फेल, लेकिन भूकंप की तीव्रता यदि ज़्यादा रहे, है ना, तो वो सारी बोतलें गिर जाएंगी। दस द रोड्स बाय फॉलिंग एंड बाय द डायरेक्शन इन विच द फेल recorded for the slumbering scientist the strength of shock that was too weak to wake him and the direction from which it came।
ठीक है। तो इस तरीके से किस दिशा से भूकंप आया है ना, उसको रिकॉर्ड किया जाता है किसके द्वारा? स्लम्बरिंग साइंटिस्ट के द्वारा, मतलब नींद में खोए हुए साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये यहाँ पर कौन है? उस डिवाइस को स्लम्बरिंग साइंटिस्ट कहा गया है। बट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मोर डेलिकेट देन दैट वर नीडेड इफ एनी रियली सीरियस एडवांस वाज टू बी मेड। तो इनका ये मानना है कि इससे भी ज़्यादा एडवांस हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? डेलिकेट है। डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक। द आइडियल टू बी एम्ड एट वाज डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट दैट कुड रिकॉर्ड विद ए पेन ऑन पेपर द मूवमेंट्स ऑफ द ग्राउंड आर ऑफ टेबल एज द क्विक पास्ड बाय। मतलब इनका ये मानना है कि आज हमें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार करना चाहिए कि जैसे हम पेपर पर पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, मोमेंट्स ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के मूवमेंट को हम मेज़र कर सकें, टेबल के मूवमेंट को मेज़र कर सकें, एज द क्विक पास्ड बाय, जैसे ही अर्थक्वेक गुजरा हो या हुआ हो तो उस स्थिति को हम मेज़र कर सकें। जैसे वाइल आई राइट, कि जिस दौरान मैं लिख रहा हूँ या लिखता हूँ, माई पेन मूव्स, मेरा पेन मूव करता है, बट द पेपर कीप्स स्टिल, लेकिन पेपर वहीं रहता है। विथ प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, आई कुड इन टाइम, समय पर, लर्न टू राइट बाय होल्डिंग द पेन एंड स्टिल वाइल द पेपर मूव, कि पेन तो होल्ड रहे, उसी स्थान पर रहे, लेकिन पेपर मूव कर रहा हो, उस समय भी हम उसको नोट कर सकें या अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। मतलब प्रैक्टिस के द्वारा ऐसा हो सकता है कि अब जनरली होता क्या है कि जब हम लिखते हैं तो पेपर तो वहीं रहता है लेकिन पेन मूव करता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम प्रैक्टिस करें कि पेन वहीं रहे लेकिन पेपर मूव करे और फिर भी हम लिख सकें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। दैट साउंड से सिली सजेशन, ये अगर देखा जाए तो इस प्रकार का सुझाव है। सजेशन मतलब सुझाव होता है, और सिली मतलब निरर्थक, बेवकूफ़ी भरा सुझाव है। बट दैट वाज प्रेसियसली द आइडिया एडोप्टेड इन सम ऑफ द अर्ली इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं सिज्मोमीटर। सिज्मोमीटर ये क्या है? जो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है जिसको सिज्मोमीटर कहते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स, जो कि अर्थक्वेक मतलब भूकंप की तीव्रता या उसकी वेव्स को रिकॉर्ड करता है। बट व्हेन टेबल, पेन होल्डर एंड पेपर आर ऑल मूविंग, हाउ इज इट पॉसिबल टू राइट लेजिबली। परंतु जब टेबल, पेन होल्डर जिसमें पेन रखते हैं उसको पेन होल्डर बोलते हैं, एंड पेपर आर मूविंग, जब ये चीज़ें मूव कर रही हों तो उस समय हम लेजिबली कैसे लिख सकते हैं? लेजिबली का अर्थ होता है सुस्पष्ट, जो पढ़ा जा सके, उसको कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। द की टू ए सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम ले इन एन एवरी ऑब्जर्वेशन। वाई डज ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस और ट्रेन टेंड टू फॉल, कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन में या बस में खड़ा रहता है तो वो आगे की ओर क्यों झुकता है? टेंड का अर्थ होता है की ओर झुकना। टू फॉल व्हेन ए सडन स्टार्ट इज मेड, कि जैसे बस या ट्रेन अचानक जिस चलती है, सडन अचानक से चलती है तो वो आगे की ओर झुकता है। इट इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिज फीट मूव ऑन, उसके फीट चलने की स्थिति में रहते हैं, बट हिज हेड स्टेज स्टिल, परंतु उसका सिर जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है। अब इस पैराग्राफ के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के उत्तरों को हम देखते हैं। जैसे द पेजेज सेज दैट अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स वर नॉट सेंसिटिव इनफ, ज़्यादा संवेदनशील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला है वाई वाज इट नेसेसरी टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑब्जर्व एन अर्थक्वेक, तो बिकॉज एन अर्थक्वेक कम्स लाइक ए थिफ इन द नाइट, क्योंकि अर्थक्वेक एक चोर की तरह होता है जो कि रात्रि को बिना चेतावनी के आ जाता है ना। जैसे चोर रात्रि को बिना चेतावनी के आ जाता है, हमें पता नहीं रहता, ऐसे अर्थक्वेक का भी रहता है। अगला है ए सिंपल डिवाइस विच कंसिस्टेड ऑफ रॉड्स दैट स्टूड अप ऑन एंड like 9 pins was replaced by a more sophisticated one because it, तो ये होगा
टू मेजर अ जेंटल अर्थक्वेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरीडे ऑब्जर्वेशन रिफर टू इन द पेजेस रिलेट्स टू द सडन स्टार्ट ऑफ ए बस। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन रिफर टू द पेजेस रिलेट्स टू ए सडन स्टार्ट ऑफ ए बस, मतलब अचानक से जैसे बस चली तो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द अर्ली सिज्मोमीटर एडोप्टेड द आइडिया दैट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक इट इज द पेन दैट शुड स्टे स्टिल एंड द पेपर शुड मूव, मतलब पेन तो उसी स्थान पर रहना चाहिए लेकिन पेपर क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। ठीक है, अब पैराग्राफ पेजेस नंबर 12वें की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इट मे बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है। देखिए ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ 12वां जो है ये स्पीच के ऊपर है। किसके ऊपर है? स्पीच, दैट मीन्स भाषण, है ना, स्पीच कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो देखते हैं, यह पूछा जा सकता है इन व्हाट रेस्पेक्ट डू स्पीचेस डिफर फ्रॉम द पैम्पलेट ऑफ ए मैगजीन आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब वो इनका ये कहना है कि जो मैगजीन या उसके पैम्पलेट पर, पैम्पलेट मतलब होता है चौपन्ना, क्या होता है? चौपन्ना, या फिर ऐसी पुस्तिका जिसमें कम पेज हो या किसी विशेष विषय के लिए जानकारी दी गई हो, उसको पैम्पलेट बोलते हैं। तो उसमें जो लिखी गई स्पीच रहती है वो कैसे अलग होती है? देयर इज़ एन इसेंशियल डिफरेंस, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। स्पीच हैज़ ए ह्यूमन एलिमेंट लेकिंग इन रिटन वर्ड्स, मतलब जब लिखा हुआ कुछ कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट की कमी होती है। बिकॉज स्पीच कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन द स्पीकर एंड हिज ऑडियंस फेस टू फेस, लेकिन मतलब क्योंकि जो स्पीच कम्युनिकेशन होती है वो बोलने वाले और उसको सुनने वाले के फेस टू फेस होती है। दो व्यक्ति हैं आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भाषण या वार्तालाप कर रहे हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जो रिटन फॉर्म होता है उसमें क्या रहता है, पढ़ने वाला ही रहता है और जो स्पीकर रहता है वो इनविजिबल रहता है। ठीक है, दिस फैक्ट शुड बी एवर प्रेजेंट टू द स्पीकर्स माइंड बोथ व्हेन प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द स्पीच। ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है जब व्यक्ति बोलने वाला होता है या फिर बोलने की तैयारी या स्पीच को डिलीवर करने की तैयारी कर रहा होता है। पीपल एड्रेस्ड ईच अदर बाय वर्ड ऑफ माउथ लॉन्ग बिफोर, मतलब पहले क्या है, लोग जुबानी ही एड्रेस करते थे, मतलब एक दूसरे को बोलते थे। यहाँ पर एक फ्रेज़ आया है बाय वर्ड ऑफ माउथ, इसका अर्थ होता है जुबानी। क्या होता है? जुबानी, है ना। आगे बढ़ते हैं, जुबानी या फिर मौखिक, लिखने से पहले, है ना, बिफोर दे रोट। स्पीच देयरफॉर, इसलिए भाषण, इज़ मोर प्रिमिटिव एंड ह्यूमन देन राइटर मैटर। प्रिमिटिव का अर्थ होता है प्राचीन। पब्लिक स्पीकिंग नॉट ओनली एडमिट्स बट डिमांड्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड बी blemishes in compositions intended to be read. The attention of the audience must be held. अब जो अच्छा वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, उसके लिए विशेष क्या होता है कि वो ऑडियंस को होल्ड करके रखे, वहीं पर उनकी बातों को सुनने के लिए होल्ड करके रखे। अच्छे वक्ता की निशानी होती है। आर्ग्यूमेंट्स रिपीटेड, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट को रिपीट करता है। एंड फ्री यूज मेड ऑफ एनालॉजीज एंड इल्यूस्ट्रेशंस। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, एनालॉजीज का अर्थ होता है समानता या समरूपता, और इलिस्ट्रेशन का अर्थ होता है चित्र या वर्णन, है ना, चित्र के द्वारा समझाना। फॉर दिस रीज़न गुड स्पीकर्स और ऑफन बैड राइटर्स, इसीलिए जो अच्छे वक्ता होते हैं प्रायः वो कैसे बैड राइटर होते हैं, मतलब अच्छे राइटर नहीं होते हैं। वाइल गुड राइटर्स आर रेयरली इफेक्टिव स्पीकर्स, और जो अच्छे लिखने वाले होते हैं वह मुश्किल से ही प्रभावपूर्ण तरीके से बोलने वाले होते हैं, है ना। ये पैराग्राफ के अनुसार बोल रहे हैं हम। ए स्पीच इज ट्रांजिस्टरी, भाषण जो होता है वो क्षणभंगुर होता है, कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है। ट्रांजिस्टरी का अर्थ होता है क्षणभंगुर या कुछ समय के लिए। इन्वेसेंट, इसका अर्थ भी क्षणभंगुर अस्थायी होता है। एपिसोडिक मतलब संयोगात्मक, प्रोडक्शन, है ना। डिपेंडिंग ऑन इट्स immediate effect not only upon the matter but upon delivering, which enables the great speaker show to sway his hearer. Sway,
यहाँ पर एक वर्ड अच्छा आया है, स्वे का अर्थ होता है प्रभावित करना, ठीक है। मतलब बोलने वाले की जो वाक्पटुता होती है, मतलब वो अपने हियरर्स को प्रभावित करती है। ग्रेट स्पीक टू स्वे हिज हियरर्स, हियरर्स मतलब सुनने वाला। फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके नज़रिए से पर्सनालिटी इज़ द थिंग दैट काउंट्स फॉर मोस्ट, मतलब जो व्यक्तित्व रहता है उसको लोग ज़्यादा काउंट करते हैं। इन रिटन कंपोजिशन इट स्टैंड्स फॉर लिटिल और नथिंग, लेकिन जब रिटन कंपोजिशन होता है, देखो एक व्यक्ति फेस टू फेस बोल रहा है तो उसकी पर्सनालिटी आपको दिखाई देगी, उसका व्यक्तित्व आपको सामने दिखाई देगा शब्दों के साथ साथ। लेकिन यदि वो रिटन फॉर्म है तो रिटन फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना के बराबर होगा, लिटिल होगा, नथिंग। कैसे? द क्वालिटी ऑफ द रिटन वर्ड इज़ ओनली थिंग दैट मैटर, क्योंकि वहाँ पर लिखे हुए में सिर्फ शब्द काम करते हैं। द ऑथर में बी रिपल्सिव, रिपल्सिव का अर्थ होता है घृणित, घृणा करने वाला। अब ऑथर लेखक क्या है? रिपल्सिव भी हो सकता है, घृणा करने वाला भी हो सकता है, बट ही इज़ इनविजिबल, लेकिन वो अदृश्य रहता है। ही लुक्स एट यू ओनली थ्रू द प्रिंटेड पेज, है ना, उसको वो आपको किस तरीके से देख रहा है? ओनली थ्रू द प्रिंटेड पेज, है ना, जो छपा हुआ जो पेज है उससे ही वो देख रहा है। द स्पीकर इज जज, है ना, स्पीकर यहाँ पर जज है। बाय व्हाट ही इज़, कि वह क्या है, और व्हाट ही अपियर्स टू बी, कैसा वो दिखता है। नो मैन कैन अचीव वाइड डिस्टिंक्शन एज ए स्पीकर अनलेस ही कैन इम्प्रेस एन ऑडियंस फेस टू फेस, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक स्पीकर जो है वो तब तक डिस्टिंक्शन प्राप्त नहीं करता है जब तक कि वह अपनी ऑडियंस को फेस टू फेस इम्प्रेस नहीं कर सकता या नहीं करता है। दैट इज़ द एसिड टेस्ट ऑफ ऑरिटरी हाई एंड लो, है ना, और यही ऑरिटरी का, ऑरिटरी मतलब होता है वाक पटुता, ठीक है, उसका टेस्ट होता है। दैट इज हाउ द स्पीकर मेक्स हिज रेपुटेशन, और इसी प्रकार से जो स्पीकर रहता है उसकी रेपुटेशन बनती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इससे रिलेटेड, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो पहला आएगा स्पीच इज मोर पर्सनलाइज्ड एंड ह्यूमन देन रिटन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेजेस व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल स्पीच। तो ऑरिटरी, वाक्पटुता, प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो होल्डिंग द अटेंशन ऑफ लिसनर्स, मतलब सुनने वालों को होल्ड करके रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीच हैज़ ए मोर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पेज हाउ डिड प्रिमिटिव पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो वो होगा बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ का मैंने अर्थ आपको बताया था पैराग्राफ के अंदर जब मैंने पढ़ाया है, तो इसका अर्थ होता है मौखिक या फिर जुबानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन रिटन कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट। तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग। 7वां है, इन द प्रिंटेड पेज द ऑथर रिमेन्स इनविजिबल, मतलब जो प्रिंटेड पेज रहता है उसमें जो ऑथर रहता है, लेखक रहता है, वो क्या रहता है? इनविजिबल, मतलब अदृश्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वाई आर गुड स्पीकर्स ऑफन बैड राइटर्स। मतलब जो गुड स्पीकर रहते हैं वो ज़्यादातर बैड राइटर्स क्यों रहते हैं? तो दे रिपीट आर्ग्यूमेंट्स, मतलब वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इटालियजाइज्ड, मतलब कौन सा शब्द जो है वह इटलाइज, मतलब एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिफरेंट राइटिंग में लिखा हुआ है। देखो, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ ऑरिटरी, ये एक जैसे लिखे हुए हैं, लेकिन ये एसिड जो है ये दूसरी राइटिंग में लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? इटैलिसाइज्ड, ठीक है। तो ये क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? द वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। द का प्रयोग जो होता है वो नाउन के पूर्व होता है। किसके पूर्व होता है? नाउन के पूर्व होता है। तो यहाँ पर जो एसिड है वो एसिड क्या है? तो वो एसिड यहाँ पर नाउन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पेजेस। पेजेस के लिए सुटेबल टाइटल कौन सा है? तो वो द अनविजिबल ऑथर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। पेजेस नंबर 13 है, 13वां, इन द वर्ल्ड हैव वी मेड हेल्थ एन एंड इन इटसेल्फ। पूरी दुनिया में आज हमने हमारे स्वास्थ्य को खुद ख़त्म कर लिया। कैसे?
वी हैव फॉरगटन दैट हेल्थ इज रियली मीन्स टू इनेबल ए पर्सन टू डू हिज वर्क एंड डज इट वेल। मतलब स्वस्थ व्यक्ति, हम ये भूल गए हैं कि स्वस्थ, यदि हमारी हेल्थ सही है तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, डज इट वेल। ए लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज कंसर्न विद प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। आज बहुत सी आधुनिक दवाइयाँ हैं जो इस पर विचार कर रही हैं, अपने प्रमोशन के लिए बताती हैं कि ये गुड हेल्थ के लिए अच्छी हैं। मैनी पेशेंट्स एज वेल एज मैनी फिजिशियंस पे वेरी लिटिल अटेंशन टू हेल्थ। बहुत सारे फिजिशियंस, डॉक्टर भी हेल्थ पर अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। पे वेरी लिटिल अटेंशन, वेरी लिटिल मतलब बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। बट वेरी मच अटेंशन टू हेल्थ मेक्स सम पीपल इमेजिन दैट दे आर इल। परंतु बट वेरी मच अटेंशन टू हेल्थ मैक्स सम पीपल इमेजिन दैट दे आर इल। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो हैं वो बीमार हैं, मतलब अनहेल्दी हैं। और ग्रेट कंसर्न, हमारा सबसे बड़ा विचार या ग्रेट कंसर्न यही है, विथ हेल्थ इज शोन बाय मेडिकल कॉलम्स इन न्यूज़पेपर। मतलब हम न्यूज़पेपर में एक मेडिकल कॉलम आता है जिसमें स्वास्थ्य संबंधित बताया जाता है, उस पर हम पढ़कर विचार करते हैं। द हेल्थ आर्टिकल्स, जो हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल लिखा हुआ है इन पॉपुलर मैगजीन्स एंड द पॉपुलरिटी ऑफ द टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड ऑल दोज बुक्स ऑन मेडिसिन, वी टॉक अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम। मतलब इन चीज़ों के बारे में, हम हेल्थ के बारे में ज़्यादातर समय बातें करते हैं। येट फॉर द मोस्ट द ओनली रिजल्ट इज़ मोर पीपल विथ इमेजनरी इलनेस। और इसके कारण ही हम क्या करते हैं, बीमारी हमारे अंदर घर कर लेती है, ठीक है। मतलब हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं। द हेल्दी मैन शुड नॉट बी वेस्टिंग एनी टाइम। और जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है वो अपना समय इस चीज़ में बर्बाद नहीं करता है। किस चीज़ में बारे में, कि हेल्थ से संबंधित विचार करने में। टॉकिंग अबाउट हेल्थ, है ना, हेल्थ से संबंधित वो बातें करता ही नहीं है। ही शुड बी यूजिंग हेल्थ फॉर वर्क। वह अपनी हेल्थ को काम करने में लगाता है, उसका उपयोग करता है। द वर्क ही डज, काम वो करता है, एंड द वर्क दैट गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल। और काम करने से ही उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरी कंसर्न विथ प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। A healthy man should be concerned with his work which good health makes possible. Talking about health all the time makes people always suffer from imaginary illness. मतलब यदि ये ज़्यादा समय तक आप हेल्थ से संबंधित बातें करेंगे, है ना, विचार करेंगे, तो वो आपको इमेजनरी इलनेस दे देगा। मतलब काल्पनिक बीमारियाँ आपको हो जाएंगी, जो नहीं होनी थी वो भी हो जाएंगी। द पेजेस सजेस्ट दैट वी शुड नॉट टॉक अबाउट हेल्थ। हमें हेल्थ से संबंधित बातें नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो हेल्थ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। द पेजेस टेल्स मी व्हाट ए हेल्दी मैन शुड और नॉट टू डू। ठीक है, कि हेल्दी मैन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेजेस नंबर 14 है। बिकॉज आवर आइज सो वैल्यूएबल। ये जो पैराग्राफ है ये हमारी आँखों से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी आँखें बहुत ही वैल्यूएबल, मूल्यवान हैं। टू अस बोथ फॉर वर्क फॉर प्ले, मतलब काम करने के लिए, करते समय भी, काम करने के लिए भी और खेलने के लिए भी। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक वेरी ग्रेट केयर ऑफ देम। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमें इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमारी आँखों का। बाय यूजिंग आवर आइज़ फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज दैम। यदि मूर्खतापूर्ण तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे, इनका आँखों का, तो ये हमारी आँखों को ख़राब कर देंगी सो सेवरली दैट दे नेवर फुली रिकवर। और फिर वो कभी रिकवर, पूर्ण तरीके से रिकवर नहीं हो पाएंगी। फॉर दिस रीज़न, इसलिए, इस कारण से, इट इज़ वाइज टू ऑब्जर्व ए फ्यू सिंपल रूल्स। इसलिए हमें कुछ सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। स्पेशली व्हेन रीडिंग, विशेष रूप से जब हम पढ़ रहे होते हैं, राइटिंग लिख रहे होते हैं, और डूइंग अदर क्लोज वर्क्स, और ज़्यादा क्लोज वर्क कर रहे हों, सच एज मेकिंग मॉडल्स, जैसे किसी नमूने को तैयार करना। मॉडल मतलब होता है नमूना, जैसे मूर्ति बनाना वगैरह वगैरह। वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड ऑलवेज बी इनफ लाइट। जो भी काम हम करें तो उसमें पर्याप्त लाइट होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। इट शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग एंड शुड एट द सेम टाइम बी इवनली स्प्रेड। स्प्रेड लाइट होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि फोकस हमारी आंखों पर पड़े,
है ना, फैली हुई लाइट होनी चाहिए। इफ़ वी आर राइटिंग, यदि हम लिख रहे हैं, वी शुड बी इन सच ए पोजिशन दैट द हैंड विच होल्ड्स द पेन डज नॉट कॉस्ट ए शेडो ऑन द पेपर। और जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा पेन, जब हमने हमारा पेन पकड़ा हुआ है तो हमारे हाथ और पेन की छाँव मतलब शेडो उन शब्दों पर नहीं पड़नी चाहिए, या जहाँ हम जिस लाइन में लिख रहे हैं वहाँ पर छाँव नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। शेडो मतलब छाँव। वेयर द लेटर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, जहाँ पर हम शब्दों को बना रहे हैं या शब्द लिख रहे हैं तो वहाँ पर शेडो नहीं होनी चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा भी अगर लाइट है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। सिंस, क्योंकि इट इज़ टायरिंग फॉर आइज़, जो हमारी आंखों को थका देती है। टायरिंग मतलब होता है थकाना। पर्टिकुलरली व्हेन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए शीट ऑफ वाइट पेपर, और वाइट पेपर से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के रेटिना पे पड़ेगी तो आंखें थकेंगी। व्हेन रीडिंग आर राइटिंग, जब पढ़ रहे हों लिख रहे हों, इट इज़ बेस्ट टू सिट स्ट्रेट, तो हमें सबसे अच्छा क्या करना चाहिए कि स्ट्रेट बैठना चाहिए, ठीक है, सीधा, बट क्वाइट कंफर्टेबली, लेकिन आराम से, ऐसा नहीं कि ऐसे कड़क बैठ जाएं कि थक जाएं। एंड टू हैव द पेज अबाउट 12 इंचेस, और पेज जो है हमारी आँखों से कम 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए। फ्रॉम द आइज़, आँखों से। नेवर लुक डायरेक्टली एट द वेरी ब्राइट लाइट, ज़्यादा ब्राइट लाइट की ओर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। सच एज द सन, जैसे सूर्य की ओर, और ए वेल्डर्स आर्क, या फिर कोई व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा है ना, लोहे वगैरह को वेल्डिंग कर रहा है, तो उस समय भी हमें डायरेक्ट उसकी ओर नहीं देखना चाहिए, जैसे सन ग्लासेस है ना, ग्लासेस चश्मे वगैरह का उपयोग करना चाहिए। अनलेस यू हैव थिक डार्क ग्लास टू लुक थ्रो, है ना, मतलब डार्क ग्लास पहना हुआ होना चाहिए ताकि हम उसको देखें। लाइट्स एज ब्राइट एज दीज कैन क्विकली डैमेज द रेटिना बियॉन्ड रिपेयर्ड, और ये जो तेज़ लाइट होती हैं, ब्राइट लाइट, वो हमारी आंखों को जल्दी से डैमेज कर देती हैं, हमारे रेटिना को, और फिर वो रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइज़ आर वैल्यूएबल टू अस फॉर वर्क एंड प्ले। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। बाय यूजिंग आवर आइज़ फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू नेग्लेक्ट देम। ठीक है, अगला है, द वर्ड ऑब्जर्व इन द पेजेस मीन्स। पैराग्राफ में ऑब्जर्व शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है देखना। क्या अर्थ होता है? देखना, परखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ लाइट, जो भी हम काम करें तो लाइट पर्याप्त होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़ टायरिंग फॉर द आइज़। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है तो उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो आंखों को थका देती है। द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल, सिंपल शब्द की वर्ब फॉर्म क्या होगी? तो वो होगी सिंप्लीफाई। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 7वां है, वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ लाइट, सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग लाइट, इवनली स्प्रेड लाइट। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर रहेगा। अगला है, वाइल रीडिंग आर राइटिंग द पेज शुड बी फ्रॉम आइज, मतलब जब हम लिख रहे हों या पढ़ रहे हों तो पेज लगभग कितनी दूर होना चाहिए? तो वो होना चाहिए लगभग 12 इंच दूर होना चाहिए। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट लुक डायरेक्टली एट ए वेरी ब्राइट लाइट, मतलब बहुत ब्राइट लाइट की तरफ हमें डायरेक्टली क्यों नहीं देखना चाहिए? बिकॉज इट हार्मफुल फॉर आवर आइज़, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होता है ना। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। वाट केयर शुड वी टेक वाइल रीडिंग और राइटिंग, जब हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हों तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो वी शुड रीड इन प्रॉपर लाइट, हमें वी शुड रीड एंड राइट इन प्रॉपर लाइट, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके अनसीन पेजेस को कंप्लीट किया है। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वंस अगेन।